एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। तोरखान को वापस आए हुए 2 रोज हो गए थे और इस दौरान शारिक ने महसूस किया था कि वो शाहपरी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है। शारिक को उसकी आंखों में भी मैल नजर आने लगा था। ये तीसरे दिन की बात थी। शारिक समीना और शाहपरी के साथ पहाड़ों में घूम रहा था। नौलखा भी उनके साथ था। वो लोग एक जगह बैठ गए। उन अतराफ में चीड़ के दरख्तों की बहुतात थी। दरख्तों की चोटियां आसमान को छूती हुई महसूस हो रही थी। जमीन पर इधर उधर चीड़ के फल बिखरे हुए थे। ये फल लट्टू की तरह थे। आगे से नोकदार और पीछे से लट्टू की तरह बतदरीज मोटे होते चले गए थे। देखने में बिल्कुल लट्टू ही लगते थे, लेकिन उन पर अंगूठे के नाखूनों की तरह तह दर तह मोटी मोटी परतें थीं और ये परतें इतनी सख्त थीं कि उन्हें हाथ से तोड़ना मुमकिन नहीं था। समीना को 3-4 ऐसे फल मिल गए जिनके परत किसी कदर खुले हुए थे। वो उसे पत्थर से तोड़ने लगी और उसे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि उनके अंदर से चलगोजे निकल रहे थे। शारिक, समीना और नौलखे के लिए ये इंकशाफ खासा दिलचस्प साबित हुआ था कि चलगोजा चीड़ के दरख्त पर लगता था। शाहपरी भी उनके लिए इधर उधर घूमकर चलगोजे के लट्टू नुमा फल जमा कर रही थी और वो उन लट्टुओं को पत्थरों से तोड़ तोड़कर उनमें से चलगोजे निकाल रही थी। शाहपरी किसी कदर दूर निकलकर पत्थरों के पीछे उनकी निगाहों से ओझल हो गई। वो लोग चलगोजे तोड़ने में मसरूफ थे। उन्होंने शाहपरी की अदम मौजूदगी को महसूस नहीं किया, लेकिन आधे घंटे बाद समीना को अचानक ही उसका ख्याल आ गया। वो इधर उधर देखते हुए बोली, अरे ये शाहपरी कहाँ गई? शारिक बोला, हमारे लिए लट्टू जमा कर रही है, यहीं कहीं होगी। उसने हाथ में पकड़े हुए एक लट्टू पर पत्थर मारा और फिर अचानक ही एक निस्वानी चीख की आवाज सुनकर वो उछल पड़े। समीना बदहवास सी हो गई, बोली, ये कैसी चीख थी? शारिक इधर उधर देखते हुए बोला, आवाज तो शाहपरी की थी। उसने एक तरफ इशारा किया, बोला, मेरा ख्याल है चीख की आवाज उस तरफ से आई थी। वो उस तरफ पत्थरों पर चढ़ने लगा। समीना और नौलखा भी उसके पीछे ही थे। चीख एक बार फिर सुनाई दी। शारिक पत्थरों पर दौड़ता चला गया। चीखने की आवाजें मुसलसल उसके कानों से टकरा रही थीं। तकरीबन 100 गज का फासला तय करने के बाद शारिक एक झटके से एक जगह रुक गया। तकरीबन 20 गज आगे जो मंजर उसे नजर आया वो बहुत ही खौफनाक और सनसनीखेज था। तोरखान ने शाहपरी को दबोच रखा था। वो तोरखान के शिकंजे में फंसी बुरी तरह मचल रही थी और चीख रही थी। तोरखान के 2 आदमी एक तरफ खड़े कह कहे लगा रहे थे। ये मंजर देखकर शारिक का दिमाग घूम गया। वो राइफल संभालते हुए चीखा, तोरखान, इस लड़की को छोड़ दो वरना तुम्हें गोलियों से छलनी कर दूंगा। तोरखान और उसके साथियों ने घूमकर उसकी तरफ देखा। तोरखान ने भी चीख कर जवाब दिया, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए नहीं भेजा था कि मेहमान बनकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहूं। इस लड़की को मैंने देखते ही पसंद कर लिया था, इसीलिए तो तुम लोगों को मोहम्मद उमर के साथ इस तरफ भेज दिया। जाओ, वापस चले जाओ शारिक, और मुझे अपना काम करने दो। शारिक चीखा, अगर तुमने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। तोरखान, छोड़ दो इस लड़की को। वो बोला, तोरखान जिस चीज को पसंद कर लेता है उसे हर कीमत पर हासिल कर लेता है। वापस चले जाओ शारिक, अब दुनिया की कोई ताकत इस लड़की को मुझसे नहीं छीन सकती। शारिक ने चीख कर कहा, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तोरखान, अगर तुमने शाहपरी को न छोड़ा तो मैं फायर खोल दूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ और फिर उसने गिनती शुरू कर दी। तोरखान के दोनों साथियों ने राइफलें सीधी कर ली। तोरखान और उसके दोनों साथियों का ख्याल था कि शारिक फायर खोलने की हिमाकत नहीं करेगा। वो तो शायद यही समझ रहे थे कि ये चारों उनके कब्जे में हैं। वो उनके साथ जो चाहें सलूक कर सकते हैं। इन पहाड़ों में कोई उनकी मदद को नहीं आएगा। वैसे भी आबादी से मीलों दूर इन पहाड़ों में डाकुओं के गिरोह के मुकाबले में कौन आ सकता था। शारिक ने 3 कहा और गोली चला दी। गोली तोरखान के पैरों से चंद फुट के फासले पर लगी। शारिक चीखा, ये तुम्हारे लिए वार्निंग थी तोरखान, अब अगर तुमने इस लड़की को न छोड़ा तो दूसरी गोली तुम्हारे सर में लगेगी। तोरखान के दोनों साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। शारिक पत्थर की आड़ में हो गया। उसने गर्दन घुमाकर देखा। उसके दाएं बाएं थोड़े थोड़े फासले पर समीना और नौलखा भी पत्थरों की आड़ में पोजीशन ले चुके थे। उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी। तोरखान के साथी भी पत्थरों में पोजीशन ले चुके थे। तोरखान कदरे खुली जगह पर था और शाहपरी को दबोचे हुए था। शाहपरी अपने आप को छुड़ाने के लिए बुरी तरह मचल रही थी। तोरखान अब उसे घसीट कर पत्थरों की आड़ में ले जाने की कोशिश कर रहा था। शारिक ने बड़ी एहतियात से निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। गोली तोरखान के कंधे पर लगी और वो चीखता हुआ पीछे गिर गया।
शाहपरी ने उसकी गिरफ्त से आज़ाद होते ही दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए उसका पैर उलट गया, वो मुंह के बल गिरी और उसका इसी तरह गिरना ही उसकी जिंदगी की जमानत बन गया। अगर वो न गिरती तो तुरखान के एक साथी की चलाई हुई गोली उसकी खोपड़ी उड़ा देती। शाहपरी उठने की बजाय जमीन पर रेंगती हुई पत्थरों की आड़ में चली गई। अपने पीछे फायरिंग की आवाज सुनकर शारिक चौंक गया। उसने तेजी से मुड़कर देखा। उसके पीछे एक ऊंचे पत्थर पर मोहम्मद उमर राइफल संभाले खड़ा था। शारिक को सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मोहम्मद उमर ने ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की बाढ़ शारिक के सर के बहुत ऊपर से गुजर गई। मोहम्मद उमर ने चीख कर कहा, फिक्र मत करो शारिक भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने सब कुछ देख लिया है। ये लोग बेगैरत हैं, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसे इत्मीनान सा हुआ। लुटेरों और खूनियों के इस गिरोह में कम से कम एक आदमी उनकी हिमायत में था। मोहम्मद उमर दौड़ता हुआ उसके करीब पहुंच गया। शारिक ने उमर की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं इन्हें पिछली तरफ से जाकर घेरता हूँ। वो पत्थरों में एक तरफ दौड़ता चला गया। नौलखा और समीना ने भी मोहम्मद उमर को देख लिया था। समीना के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। शारिक दौड़ता हुआ तुरखान और उसके साथियों के पिछली तरफ चला गया। वो तीनों पत्थरों की आड़ में छुपे समीना वगैरह पर फायरिंग कर रहे थे। तुरखान एक कंधा जख्मी होने के बावजूद उन पर गोलियां बरसा रहा था। शारिक चीखा, तुरखान अब तुम बचकर नहीं जा सकते। तुरखान ने एकदम पीछे मुड़कर देखा। उसने राइफल सीधी करना चाही, लेकिन मौका न मिल सका। शारिक की राइफल से निकली हुई गोलियों ने उसे छलनी कर दिया। उसका दूसरा साथी भी शारिक की गोलियों का निशाना बन गया। तीसरे आदमी ने एक तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन वो चंद गज से आगे न जा सका कि मोहम्मद उमर की गोलियों ने उसे ढेर कर दिया। शारिक ने पत्थरों से छलांग लगा दी और उस तरफ दौड़ा जहां शाहपरी पत्थरों के पीछे छुपी थी, लेकिन शाहपरी वहां नहीं थी। वो शाहपरी को आवाजें देता हुआ एक तरफ दौड़ता रहा और फिर उसे शाहपरी नजर आ गई। वो एक तरफ दौड़ी जा रही थी। शारिक का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसे समझने में देर न लगी कि शाहपरी क्या करने जा रही है। वो जिस तरफ दौड़ रही थी आगे सैकड़ों फुट गहरा खड्डा था और वो यकीनन उस खड्डे में छलांग लगाना चाहती थी। शारिक चीखा, शाहपरी रुक जाओ, शाहपरी। लेकिन शाहपरी न रुकी। वो दौड़ती रही। शारिक भी तेजी से दौड़ने लगा और बिलाखिर शाहपरी के करीब पहुंच गया। खड्ड का किनारा सिर्फ चंद गज के फासले पर रह गया था। शारिक ने दौड़ते हुए छलांग लगा दी और शाहपरी को साथ लेता हुआ जमीन पर गिरा और वो दोनों दाईं तरफ ढलान पर लुढ़कने लगे। शारिक ने शाहपरी को अपनी बाहों में लपेट रखा था। अगर वो शाहपरी को गिरफ्त में लेने में कामयाब न होता तो शाहपरी सैकड़ों फुट गहरे खड्ड में जा गिरी होती, लेकिन शारिक ने उसे ऐन आखिरी लम्हों में मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। वो ढलान ज्यादा खतरनाक नहीं थी। 15-16 फुट लुढ़कने के बाद वो एक पत्थर से टकरा कर रुक गए। शारिक ने अब भी शाहपरी को अपने बाजुओं की लपेट में ले रखा था। इस बात का एहसास होते ही उसने शाहपरी को छोड़ दिया और उसकी तरफ से रुख बदल कर बैठ गया। शाहपरी की सिसकियां उसके कानों से टकरा रही थी। शाहपरी सिसकियां भरते हुए कह रही थी, तुमने मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता मुझे। इस जिल्लत के बाद मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। शारिक ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, मेरा ख्याल है हम बर वक्त पहुंच गए थे और वो दयूस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। शाहपरी बोली, लेकिन उसने मुझे सबके सामने बरहना। शारिक ने उसकी बात काट दी, हिम्मत से काम लो शाहपरी, तुम्हारी इज्जत बच गई है। खुदा का शुक्र है कि वो लोग अपने घिनौने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। लो ये ओढ़ लो, मैं समीना को बुलाता हूँ। उसने कमीज उतार कर शाहपरी की तरफ बढ़ा दी। शाहपरी ने कमीज ओढ़ ली और एक पत्थर की आड़ में सिमट कर बैठ गई। शारिक उठकर ढलवान के ऊपर आ गया और समीना और मोहम्मद उमर को आवाजें देने लगा। कुछ ही देर के बाद वो तीनों वहां पहुंच गए। मोहम्मद उमर के कंधे पर एक चादर पड़ी हुई थी। अक्सर अफगान ऐसी चादरें भी अपने कंधों पर डाले रखते थे। शारिक ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, बोला, उमर ये चादर मुझे दे दो। मोहम्मद उमर ने चादर उतार कर उसकी तरफ बढ़ा दी। शारिक ने ढलान पर उतर कर वो चादर उस पत्थर के पीछे फेंक दी जहां शाहपरी सिमटी बैठी थी। कुछ देर के बाद वो चादर जिस्म पर लपेट कर बाहर आ गई। उसकी नजरें झुकी हुई थी। समीना ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटा लिया। शाहपरी फूट फूट कर रोने लगी और फिर अचानक ही वो लोग उछल पड़े। वीराना अचानक ही फायरिंग की आवाजों से गूंज उठा। मोहम्मद उमर दौड़ता हुआ एक तरफ चला गया और फारसी जबान में चीख चीख कर कुछ कहने लगा, मगर फायरिंग नहीं रुकी, बल्कि उसमें कुछ और शिद्दत आ गई। शारिक वगैरह भी मोहम्मद उमर के पास पहुंच गए। मोहम्मद उमर ने बताया कि दूसरे लोगों को तोर खान की मौत का पता चल गया है और मूसा खान तोर खान के बाद साथियों को खत्म करके गिरोह पर काबिज होना चाहता है। शारिक ने कहा, अगर मूसा खान गिरोह का सरदार बन गया तो हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मोहम्मद उमर ने कहा, फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वो एक तरफ दौड़ता चला गया। शारिक, नौलखा और समीना राइफलें संभाले तैयार खड़े थे। शाहपरी एक पत्थर से टेक लगाए बैठी थी। फायरिंग की आवाजों के दरमियान
मोहम्मद उमर और कुछ लोगों के चीखने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। तकरीबन 5 मिनट के बाद मोहम्मद उमर दोबारा उनके पास आ गया। वो बोला, गिरोह के 10-12 आदमी हमारा साथ देने को तैयार हैं, जबकि चंद आदमी मूसा खान के साथ हैं। तुम लोग फिक्र मत करो, मेरे साथ आओ। वो सब एक तरफ भागते चले गए। तकरीबन 2 घंटों तक वीराना फायरिंग की खौफनाक आवाजों से गूंजता रहा, और ये फायरिंग उस वक्त रुकी जब मूसा खान और उसके सारे साथी खत्म हो गए थे। पत्थरों में मुख्तलिफ जगहों पर लाशें बिखरी हुई थीं। उन लोगों की लाशें वहीं पड़ी रहने दी, अलबत्ता उनका असलहा जमा कर लिया और गार के सामने खुली जगह पर आ गए। मोहम्मद उमर गिरोह के आदमियों को बता रहा था कि झगड़ा किस तरह शुरू हुआ था। उसने बताया कि अगर शारिक बर वक्त न पहुंच जाता तो शाहपरी की इज्जत लुट चुकी होती। तुरखान और उसके साथियों ने रिवायात से गद्दारी की, मेहमानों के साथ ज्यादती करके अफगान कौम को रुसवा करने की कोशिश की। उसे और उसके साथियों को उनके जुर्म की सजा मिल गई। मोहम्मद उमर ने शारिक को हीरो बनाकर उनके सामने पेश किया और फिर सबने मुत्तफिका तौर पर शारिक को गिरोह का सरदार तस्लीम कर लिया। शारिक का दिमाग घूम गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि इस किस्म की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। गिरोह के लोग शारिक के नाम के नारे लगा रहे थे और फिर सबने अपनी राइफलें शारिक के कदमों में ढेर कर दी। ये उसे बाकायदा सरदार तस्लीम करने का ऐलान था। शारिक पेशावर डाकू नहीं था। वो अच्छी तरह जानता था कि गिरोह का सरदार बनने का मतलब क्या है। वो यहाँ फंसना नहीं चाहता था। उसे सारी जिंदगी यहाँ नहीं रहना था। वो जानता था कि वो किस चक्कर में फंसकर यहाँ आया था। मुल्क भर की पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी। वो अपने साथियों को लेकर इस मुल्क से निकल जाना चाहता था, मगर खूनियों के इस गिरोह की सरदारी कबूल कर लेने का मतलब था कि वो लोग यहीं फंस कर रह जाएंगे और कभी वापस नहीं जाएंगे। वो कुछ कहना चाहता था, मगर नौलखे ने उसके पैर पर पैर रख दिया और सामने बैठे हुए लोगों की तरफ देखते हुए बोला, भाइयों, शारिक बाऊ ने गिरोह की सरदारी कबूल कर ली है। तुम सबको बहुत मुबारक हो। अब यहाँ कोई तुरखान और मूसा खान पैदा नहीं होगा। शारिक बाऊ ऐसा आदमी है जो दूसरों के लिए जान दे सकता है, दूसरों की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है। ये अपने फर्ज से कभी गद्दारी नहीं करेगा और तुम सबका ख्याल रखेगा। फजा एक बार फिर सरदार जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नौलखे ने कहा, जिंदाबाद की बात छोड़ो यार, कोई खाने पीने का बंदोबस्त करो। ताज़ा गोश्त लाओ कहीं से। सूखा हुआ गोश्त खा खा कर तबीयत खराब होने लगी है। मोहम्मद उमर ने कहा, आज हम तुम्हें ताज़ा गोश्त खिलाएंगे, और उसके साथ ही ये महफिल बर्खास्त हो गई। मोहम्मद उमर के कहने पर 2-3 आदमी राइफलें लेकर पहाड़ों में चले गए। मोहम्मद उमर ने कहा, इन पहाड़ों में कहीं कहीं जंगली बकरे भी होते हैं और मुझे यकीन है कि ये लोग 1-2 बकरे शिकार किए बगैर वापस नहीं आएंगे। वो लोग कुछ देर तक बाहर ही बैठे बातें करते रहे। फिर शारिक अपने साथियों को लेकर गार के अंदर आ गया। शारिक नौलखे की तरफ देखते हुए बोला, तुमने बहुत बुरा किया नौलखे। मैं सरदार नहीं बनना चाहता था। जानते हो सरदारी का मतलब क्या होता है? नौलखे ने कहा, अच्छी तरह जानता हूँ। जब इन लोगों ने तुम्हें अपना सरदार तस्लीम कर लिया है तो तुम्हें क्या एतराज है? सरदार बनने का सबसे बड़ा फायदा हमें यह हुआ है कि अब हम हर लिहाज से महफूज हैं। इनमें से कोई शख्स अब शाहपरी या समीना बीबी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। अब हमें इन लोगों की तरफ से कोई खतरा नहीं रहा। दूसरा फायदा यह है कि हम अपनी मर्जी से नकलो हरकत कर सकते हैं। 1-2 दिन के बाद हमें यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाना चाहिए। शारिक बोला, हाँ, ये बात तो तुम ठीक कहते हो। नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मोहम्मद उमर शरीफ आदमी है, उस पर एतमाद किया जा सकता है। उसे एतमाद में लो और उसके साथ मिलकर यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाओ। मुझे यकीन है कि वो भी इस गिरोह से निकलना चाहता है। शारिक ने कहा, हाँ, मोहम्मद उमर वाकई एक शरीफ आदमी है। आज शाहपरी के साथ जो कुछ हुआ वो उसने अपनी आंखों से देखा था। अगर उसमें शराफत न होती तो वो हमारा साथ देने की बजाय तुरखान का साथ देता। वो हमारे पीछे था, आसानी से हमें गोलियों से छलनी कर सकता था, लेकिन ये उसकी शराफत थी कि उसने शाहपरी की इज्जत बचाने के लिए हमारा साथ दिया। हम इन सब के लिए गैर हैं, आउटसाइडर हैं, लेकिन एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए हमारा साथ देकर उसने शराफत का सबूत दिया है। मैं उससे बात करूंगा। उसके तकरीबन 2 घंटे के बाद मोहम्मद उमर भी गार के अंदर आ गया। उसने बताया कि गिरोह के जो आदमी शिकार करने गए थे वो पहाड़ी बकरे शिकार करके ले आए हैं और आज रात जश्न मनाया जाएगा। उस रात वाकई जश्न मनाया गया। गार के सामने खुली जगह पर आग का बहुत बड़ा अलाव रोशन किया गया और दोनों बकरे मुसल्लम उस पर भूने जाने लगे। अलाव पर बकरों का रोस्ट बहुत ही लजीज बना। दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले सरदार को बकरे का गोश्त पेश किया गया और फिर दूसरों में तकसीम किया गया। गिरोह के 3-4 आदमियों ने रक्स शुरू कर दिया और बाकी ऊंची आवाज में गीत गा रहे थे। आधी रात के बाद जश्न के इख्तिताम से पहले शारिक ने यह ऐलान कर दिया कि मोहम्मद उमर नायब सरदार है और दूसरों के लिए उसकी हर बात को हुक्म का दर्जा हासिल है। गिरोह के आदमियों ने सर तस्लीम खम कर दिया। जश्न के इख्तिताम पर शारिक ने मोहम्मद उमर को अपने पास बुला लिया। गार के उस हिस्से में नौलखा वगैरह भी मौजूद थे। वो लोग कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे। फिर शारिक असल मौजू पर आ गया। उसने सवालिया निगाहों से मोहम्मद उमर की तरफ देखा।
बोला, अब क्या प्रोग्राम है मोहम्मद उमर? उमर ने कहा, जो तुम कहोगे उस पर अमल होगा सरदार। शारिक ने कहा, तुमने बताया था कि तुम कंधार के रहने वाले हो। मोहम्मद उमर ने कहा, हाँ। शारिक बोला, तुम्हें अपने घर वाले याद नहीं आते? तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई और दूसरे रिश्तेदार भी होंगे, और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तुम्हारी बीवी और। मोहम्मद उमर ने गहरा सांस लेते हुए उसकी बात काट दी। बोला, शारिक भाई, मेरे लिए सब कुछ ख्वाब ख्याल बनकर रह गया है। मेरे माँ बाप भी हैं और बहन भाई भी। मेरी शादी भी हुई थी। मैं अपनी बीवी के साथ चंद महीने ही रह सका। वो उन दिनों बीमार थी। मैं उसके लिए दवा लेने गया और फिर मुझे घर वापस जाना नसीब नहीं हुआ। शारिक ने पूछा, तुम्हारा दिल तो उन लोगों से मिलने को चाहता होगा? उमर ने कहा, चाहने से क्या होता है, जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं कंधार की हुदूद में कदम नहीं रख सकता। कंधार क्या, किसी शहर में दाखिल नहीं हो सकता। पूरे मुल्क की पुलिस को मेरी तलाश है। अलबत्ता एक जगह ऐसी है जहां मैं अपने घर वालों से मिल सकता हूं। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, वो कौन सी जगह है? मोहम्मद उमर ने कहा, कोयटा। शारिक बोला, कोयटा? मगर ये तो पाकिस्तान में है। मोहम्मद उमर ने कहा, हाँ, कोयटा में भी हमारे कबीले के कुछ लोग आबाद हैं। अगर मैं कोयटा पहुंच जाऊं तो अपने घर वालों को वहां बुला सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कोयटा भी नहीं जा सकता। ये मुल्क मेरे लिए एक ऐसा पिंजरा बन गया है जहां से मैं निकल नहीं सकता। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम अगर चाहो तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुमने मुझे इस गिरोह का सरदार तो बना दिया है, लेकिन तुम जानते हो कि हम यहाँ नहीं रह सकते। सारी जिंदगी इन पहाड़ों में नहीं गुजार सकते। तुम ही हमारा साथ दो, हम यहाँ से निकल सकते हैं। तुमने ही बताया था कि हम सरोबी और गोरमल के रास्ते पाकिस्तान के इलाके जनूबी वजीरिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम भी हमारे साथ ही चलो? मोहम्मद उमर ने कहा, हो तो सकता है, मगर उससे पहले हमें इन लोगों से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। इन लोगों को जब पता चलेगा कि हम इन्हें छोड़कर इस मुल्क से निकलने का मंसूबा बना रहे हैं तो ये लोग हमें जान से मार देंगे। तुम्हें याद होगा कि आज ही तुमने इन लोगों के सामने ये कसम खाई है कि जिंदगी के आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ देंगे। अगर इन्हें पता चल गया कि हम फरार का मंसूबा बना रहे हैं तो ये हमें गद्दार करार देकर मौत के घाट उतार देंगे। शारिक ने कहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें पता कैसे चलेगा? हम 1-2 दिन के बाद इन पहाड़ों से निकलेंगे और इन्हें कुछ बताए बगैर सरोबी की तरफ बढ़ते जाएंगे। मोहम्मद उमर ने कहा, इसके लिए हमें बाकायदा मंसूबा बनाना पड़ेगा। मैं कुछ सोचता हूँ, तुम भी सोचो, हम कल इस मसले पर बात करते हैं। शारिक ने कहा, ठीक है, लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हें कंधार शहर से फरार क्यों होना पड़ा। मोहम्मद उमर ने कहा, यह एक लंबी दास्तान है।